अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.पीके। पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़ा मसला अगर पूछा जाए कि क्या मसला है, तो आम आदमी यही जवाब देगा कि मईशत सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेकाम है, लेकिन शायद जो फैसला साज है मुल्क के, उनके नजदीक सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया है, और उसी को कंट्रोल करने लगे हुए हैं। और तमाम तर जो तवानाइयां है, तमाम तर जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो जितना आप जोर आजमाई कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया कंट्रोल करने के हवाले से किया जा रहा है। और बैनुल अक़वामी सॉफ्टवेयर खरीदे जा रहे हैं। इस तमाम तर चीज के बारे में आपको बताएंगे आज जंग अखबार में और द न्यूज अखबार में एक आर्टिकल उमर चीमा साहब की जानिब से कुछ तफसीलात सामने आई हैं, और वो कह रहे हैं कि सरकारी जरा इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि फायरवॉल जो है, एक कौमी फायरवॉल नस्ब किया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा फिल्टर्स के जरिए बाकायदा चीजों को जो है वो ऐसा कंटेंट जो इस्टेब्लिशमेंट के, जो कुछ ताकतवरों के, जो हुकूमत के, जो फॉर्म 47 की हुकूमत है उसके हक में नहीं होगा, ऐसे कंटेंट को रोका जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मसले पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन जो फैसला साज है उनके नजदीक सबसे बड़ा मसला सोशल मीडिया है। और डेफिनेटली सियासत.पीके भी बहुत कुछ फेस कर रहा है। और अब जब मजीद सख्तियां बढ़ाई जाएंगी, मजीद कंटेंट को रोका जाएगा, तो इस तमाम प्रोसेस के अंदर आपकी सपोर्ट ज्यादा चाहिए होगी, ज्यादा सपोर्ट दरकार होगी। और वो इसी तरह से हो सकती है कि आप यूट्यूब पे हमारे मेंबर बने, पैट्रियन में जाएं, हमें वहां पर भी ज्वाइन करें, और इसके साथ साथ कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें, और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। ये आवाजें बंद करवाने की कोशिशें की जा रही है। अब सवाल ये उठता है, उमर चीमा साहब ने जो तफसीलात सामने रखी हैं, और काफी दिन से हम सुन रहे थे, जिसमें नुसरत जावेद साहब, नजम सेठी साहब, काफी लोगों ने कहा कि एक कब्रिस्तान की सी खामोशी देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि कब्रिस्तान में भी चीखें तो सुनाई देती है ना, वो ज्यादा खौफनाक हो जाता है। अगर लोग अपने गुस्से का इजहार, लोग अगर किसी किसी दुख का इजहार, गुस्से का इजहार, अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कर रहे थे, तो सवाल ये उठता है यहाँ पर कि लोग फिर वो गुस्से का इजहार कहाँ पे करेंगे। आप वो बंद बांधना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग वहां पर बिना बात करें, तो खुदा न खास्ता अगर वो गुस्सा सड़कों पर निकला तो उसको कौन देखेगा, वो किस तरीके से चैनलाइज होगा। अब उमर चीमा साहब के मुताबिक तफसीलात ये है कि जो दो मकसद है वो हासिल किए जाएंगे। पहला मकसद ये कि देखा जाएगा, उन मकामात की निशानदेही की जाएगी कि जहां से ये तमाम तर प्रोपेगेंडा, जिसको वो लोग समझते हैं प्रोपेगेंडा है, जिसको कुछ ताकतवर समझते हैं कि प्रोपेगेंडा कर रही है ये मखसूस जमात हमारे खिलाफ, तो उस मखसूस ग्रुप की निशानदेही की जाएगी कि कहां से ये ट्वीट्स आती है, कहां से ये पोस्ट होती है, कहां से ये मवाद शेयर किया जाता है। और ये 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसमें फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जो है, ये तीनों बहुत बड़े लेवल के ऊपर फेस करेंगे। लोग ऑब्वियसली, जो लोग जिनका अर्निंग का एक आप कह लें जरिया माश ये बना हुआ है, उनके हवाले से उनको कितनी मुश्किलात होगी, क्योंकि जब एक कंटेंट को आप फिल्टर करके ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली किस तरीके से चीजें बाकी इफेक्ट होंगी। अब उमर चीमा साहब ने एक और इसका मकसद बताया, और वो कह रहे हैं कि सरकारी जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ट्विटर को बंद करके जो एक मकसद हासिल करना था, जो एक अचीव करना था, एक चीज वो मिली है, और ट्विटर सारिफीन की बाकायदा तादाद में कमी आई है। तो अब खुश हैं वो इस बात पर बड़े, और ये कह रहे हैं कि हमें इस मकसद में भी कामयाबी मिलेगी। देख लेते हैं, इससे पहले भी आपने बड़े हीले बहाने करके देखे, बड़े टैक्टिक्स करके देखे, देखते हैं ये फायरवॉल और ये तमाम तर सॉफ्टवेयर, इसकी इंप्लीमेंटेशन के बाद कितना आपको कामयाबी मिलती है। इमरान खान के हवाले से जी बड़ी खबर है, उनकी आज अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। कल तो वैसे भी इमरान खान का दिन था, पूरा दिन इमरान खान के हवाले से मनाया गया, और जिस तरीके से तस्वीर जेल से सामने आई, आज इमरान खान ने दोबारा हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात की है। आज इमरान खान ने दोबारा अपनी सोशल मीडिया के साथ चट्टान की तरह खड़े होने की बात की है, और जिस तरह पहले कहते रहे कि सोशल मीडिया मेरे बच्चों के जैसा है, और ये उस दिन खड़ा था, उस वक्त खड़ा था, जिसकी वजह से हमें 8 फरवरी जैसे नताइज मिले। आज खान साहब ने क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन बनाने के 2 मकासद थे। कमीशन बनाने का एक मकसद था कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल याया को जिम्मेदार ठहराया कि इसने सब कुछ अपनी पावर के लिए किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज से मुज़ाकरात नहीं किए। जब सहाफी ने उनसे सवाल किया कि कल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आपको कहा कि आप लीड करें, अपने साथियों को लीड करें, यानी अपनी पार्टी को लीड करें, और इसके बाद जो है वो आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज से मुज़ाकरात नहीं किए, मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। हम वहां बात करेंगे जहां ताकत मौजूद है। इमरान खान से जब सवाल किया गया तो उनका जवाब, वो कह रहे हैं कि मैं शिकायत नहीं करता, मैं चू चू करने वाला नहीं हूं, मुझे डेथ सेल में रखा गया है, मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया है, मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के अलावा कोई सहूलत नहीं है, रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हुए हैं, मेरे सेल में अटैच बाथरूम भी नहीं है, नहाने के लिए दूसरी जगह पर जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी को कैद के दौरान लग्जरी स्वीट्स दिए गए, इनके खाने भी बाहर से आते थे, और नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मुलाकातों का तांता बंधा हुआ था। यानी हम सब ने देखा कि कल उन पिक्चर्स में, हम उस कमरे के अंदर, उस सेल के अंदर, कमरा उसको कहना तो ठीक नहीं होगा, खिड़की और रोशनदान और वेंटिलेशन का प्रोसेस भी नहीं था, और वहीं पर वॉशरूम, वो ताफुन फैलना। और जिस तरीके से हारून रशीद साहब कह रहे थे कि जरदारी साहब तो सामने, उन्होंने जब वो कैद में थे, तो उन्होंने बिल्कुल करीब एक
किराए पर मकान लिया हुआ था और वो वहां चले जाते थे, अक्सर उस जगह भी मौजूद नहीं होते थे जहां पर उन्हें कैद किया गया था। तो एक जानिब ये स्टैंडर्ड, दूसरी जानिब ये स्टैंडर्ड सिर्फ इसलिए, महज इसलिए कि वो लोगों को पढ़ा गया है, लोगों को सिखा गया है, लोगों को एक एक चीज असल बता गया है। तो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की दोबारा आज उन्होंने जिक्र किया, उनसे सवाल हुआ कि आप अपने दौरे इख्तिदार में कहा करते थे ये सहूलियात सब कैदियों को मिल जाएं तो लोग बाहर से आकर जेल में रहना पसंद करेंगे। मैंने अब तक इनसे कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी, मुझे खाना भी बाकी जो कैदी है वो बनाकर देते हैं। आपके एक्स हैंडल से वीडियो पोस्ट की गई, आपकी मर्जी से की गई, मैं जेल से बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूँ? मैं इस ट्वीट को ओन करता हूं, लेकिन जो वीडियो पोस्ट की गई वो नहीं देखी, इस पर बात नहीं करूंगा। मैं ट्वीट करने का सिर्फ वकला को बताता हूं और ट्वीट को ओन करता हूं। यानी सोशल मीडिया के साथ वो खड़ा है, वो इंसान जो ऑलरेडी जेल में है, जो डील करने को तैयार नहीं है, जिसके लिए बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि उसको ऑफर्स दी जा रही है, वजीर आजम बना दिया जाएगा, कुछ शराइत दी जा रही है, लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं। और अब बाकायदा तौर पर सामने आकर उन्होंने कहा कि मैं इस ट्वीट को ओन करता हूं। सिद्दीक जान साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, उन्होंने साथ ये कहा है कि अगर तो मेरे सोर्सेज की खबर दुरुस्त हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ सोर्सेज ने मुझे ये बात बताई, मल्टीपल सोर्सेज ने ये बात बताई कि इमरान खान ने अपने कुछ लोगों के जरिए, वो जो लोग मिलिट्री कस्टडी में, उनके वालिदैन को पैगाम पहुंचाया कि आप अपने बच्चों को जाकर कहें कि मेरे खिलाफ बयान देना है तो दे दें। अगर आपसे कोई कहता है कि कह दे पीटीआई ने किया है, कह दे इमरान खान के कहने पर हम वहां पहुंचे थे एहतजाज के लिए, लेकिन ये कहें, कुछ भी कहना है तो कहें, मैं आपको देख लिया है, मैंने आपने जितना मेरे लिए सैक्रिफाइस करना था, जो कुछ आप लोग कर सकते थे आप लोगों ने किया, मैं बिल्कुल नाराज नहीं होगा, मैं तमाम मेहनत देख चुका हूँ, बयान दे और वहां से बाहर निकल आए। अब देखते हैं कि वो जो सारे लोग मिलिट्री कस्टडी में वो इस चीज पर अमल करेंगे या नहीं। सिद्दीक जान के सोर्स के मुताबिक ये जब कहा गया उन वालिदैन की जानिब से उन बच्चों को, उन तमाम मिलिट्री कस्टडी में लोगों को, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वैसा कोई बयान देकर यहाँ से बाहर नहीं आएंगे, जितना मर्जी टाइम इन्होंने रखना है रख ले। एक और बड़ी अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मतलब अगर लग रहा है ना कि अदालतों में खामोश इनकलाब आ रहा है, तो उसमें डेफिनेटली इन जज का नाम भी उन जजेस के नाम में शामिल है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अहमद फरहाद केस का पीछा नहीं छोड़ा। अहमद फरहाद केस को उन्होंने कहा कि मैं एंड नहीं करूंगा, कंक्लूड नहीं करूंगा जब तक अहमद फरहाद को आप मेरे सामने नहीं पेश कर देते। लेकिन आज वो भी मान गए कि शायद कुछ लोगों की जिद और अना इस मुल्क में हर चीज से ऊपर है। बड़े उन्होंने कुछ आप कह ले आग के अंदर कूद जाने के बराबर आज रिमार्क्स दिए हैं, कुछ बड़ी बातें उन्होंने की है, कुछ लार्जर बेंच की बातें उन्होंने की है। उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने कहा कि अहमद फरहाद बाजियाबी के लिए अदालत ने जो कुछ किया इसकी सजा अहमद फरहाद को दी जा रही है। पहले एक मुकदमा था, अब दूसरा हो गया। यानी वो ये कहना चाह रहे कि जब अदालत कहती है कि अहमद फरहाद को लेकर आओ, अहमद फरहाद को पेश करो, तो वो अहमद फरहाद इसकी उल्टा सजा भुगत रहा है। अहमद फरहाद एक शायर, एक अदीब, ऐसे लोग मुल्क कौम का फख्र होते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको घसीटा गया, अब वो कह रहे हैं कि बादियों नजर में जब अहमद फरहाद को लापता किया गया, 15 रोज बाद गिरफ्तारी जाहिर की गई, ये सब कुछ गैर कानूनी है। लापता शायर का, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि लापता शायर का इस्लामाबाद से लापता होना, फिर आजाद कश्मीर पुलिस का अहमद फरहाद को कश्मीर से गिरफ्तार करना, सब गैर कानूनी है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, लोगों का एकदम से लापता हो जाना, ये सब कुछ जो है इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं लार्जर बेंच बनाने का उन्होंने एक फैसला किया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद में जिस तरीके से लोग लापता हो रहे हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है, ये तमाम तर चीजें कानून नाफिज करने वाले इदारों का फेलियर है, उनकी नाकामी है। उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच का एक जिक्र तो आया सामने, लेकिन लार्जर बेंच से भी बड़ा मामला तब सामने आया जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि मैं डीजीआईएसआई, डीजीआईबी और डीजीएमआई को तलब करके यहाँ पर, यानी मैं बुलाकर पूछना चाहता हूँ कि मैं बताएं लोग कैसे गायब हो जाते हो, फिर मिलते नहीं है इतने इतने रोज और दूसरे शहरों से मिलते हैं, जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील एकदम बोल पड़े। उन्होंने कहा कि आप खुफिया एजेंसीज के सरबराहान को मत बुलाएं, जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप खुफिया एजेंसीज के सरबराहान को इतना आसमान पर ना बिठाएं, वो आ सकते हैं, हम उनको बुला के पूछ सकते हैं कि लोग कहाँ जाते हैं, और अगर वो नहीं बताना चाहते, बिल्कुल सामने नहीं ये बात करना चाहते, तो वो इन कैमरा बेशक बता दें। बहरहाल उन्होंने एंड पर कहा कि मैं केस को निपटा रहा हूँ, क्योंकि मैं केस को निपटाऊंगा तो अहमद फरहाद के लिए भी आसानियां होंगी, क्योंकि बाकायदा तौर पे किसी ने इसको अपनी अना और अपनी जिद बना लिया है, और वो कह रहे हैं कि मैं तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इदारों का नुकसान हो। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि अपने हुक्म पर मैंने अमल दरामद कैसे करवाना है, लेकिन फिलहाल मैं तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा हूँ। इमरान रियाज खान सहाफी, एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सहाफी, जिस तरीके से उन्हें हज पे जाने से रोका गया और जिस तरीके से उन्हें ये डाउट था, लेकिन एक मुसलमान मुल्क में रहते हुए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जब पूरा नाम अपने मुल्क का सुनते हैं, हम याद करते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो हम सोच भी नहीं सकते कि इस्लामिक मुल्क के अंदर ऐसा हो सकता है कि हज पर जाने से आप किसी को रोके। यानी कोई हज पर जा रहा है, वहां जाके वो आपका क्या बिगाड़ लेगा, या वहां जाकर वो क्या कर लेगा, हज पर जा रहा है कोई, लेकिन बारहा जिस तरीके से उनको रोका गया। सिद्दीक जान साहब भी इस हवाले से ट्वीट करने, पहले वो मैं आपके सामने रखूं, वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 6 दिन से इमरान रियाज खान साहब के साथ हूँ, इनको तसल्ली दे रहा था, हौसला दे रहा था कि इमरान भाई आप हज पर जरूर जाएंगे, लेकिन कम अज कम मैं तो चीफ जस्टिस उमर आमिर फारूक के फैसले के बाद हिम्मत हार चुका हूं। पूरा निजाम इस वक्त एक इमरान रियाज को हज से रोकने के लिए नंगा होकर बाहर निकल आया है।
बहुत तकलीफ में हूं क्योंकि मैं बहुत करीब से देख रहा हूं कि इमरान भाई की फैमिली इनके साथ हज पर जाने के लिए किस कदर बेताब है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान रियाज खान ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर आज के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब की तस्वीर शेयर की है। लिख रहे, मेरे हज पर जाने का मामला अदालतों, वजारत दाखिला और मुख्तलिफ महकमों से होता हुआ अब इन जनाब के मेज के ऊपर है। कह रहे हैं कि अब मैं उम्मीद करता हूं और मैं कह सकता हूं कि बैतुल्ला जाने से रोकने वाले जालिमों में ये अपना नाम लिखवाना पसंद नहीं करेंगे। यानी बड़ी अजीब सी मंतक है कि एक रियासत को, एक निजाम को, एक हुकूमत को क्या मुश्किल हो सकती है। अदालत के पास वो बंदा गया, अदालतों के पास वो बंदा गया, जब अदालतों से रुजू किया तो अदालतों ने तमाम तर मामला वापस उसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हाथों में दे दिया, उसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की कोर्ट में फेंक दिया जो इमरान रियाज खान को रोक रही है। जिसने इमरान रियाज खान को पहले भी सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, उसके बाद जिस तरीके से गायब किया, फिर वो कितने माह अपनी फैमिली से दूर रहा और आज उसको हज पर जाने से जिस तरीके से रोका जा रहा है, बहुत शर्मनाक है। ये वो कहानी है जो शायद बयान भी नहीं की जा सकती और तारीख इन चीजों को लिखेगी, काले हरूफ में लिखेगी उन सबके नाम जो इसके पीछे असल में जिम्मेदार है। देखते रहिए सियासत.पी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.पी भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.पी की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।